तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इसी उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। एक बात मैं शुरू में ही करना चाहता हूँ कि जो लोग वैक्सीन लगवाने में अभी तक कोताही कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाएँ और अपने आप को वैक्सीनेटेड करें। जिसने एक डोज लगवा ली है और दूसरे के लिए फिर सोच रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करें। टाइमली अपनी दूसरी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोरोना के खिलाफ मजबूत करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इधर उधर की बातें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की बातों पे बिल्कुल भी अपने कान ना धरें, क्योंकि जो चीज़ ऑथेंटिक होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है, वो चैनल्स पे आती है और ख़ास तौर पे डॉन चैनल्स पे तो वो आती ही है। तो प्लीज़ अपने आप को कंफ्यूज ना करें, दूसरों से कंफ्यूज ना हो और सीधी सीधी बात जो हम आपको कह रहे हैं उसको फॉलो करें। और इसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का जो हमारे शो को पसंद करते हैं और स्पेशली हमें फीडबैक देते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ख़ास तौर पे बताते हैं कि ये बीमारी की बात करें या किसी और बीमारी की बात करें, तो इससे हमें भी पता चलता है कि लोग हमें देख रहे हैं और इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी बीमारी है आपके अतराफ़ में कि आप चाहते हैं कि वो डिस्कस हो, तो आप हमारी टीम को, हमारे पेज को और पर्सनली मुझे भी शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली वो चीज़ हम लेकर आएंगे। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की जो नहायत ही अहम है। हम बात करने जाएंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। होता क्या है ये, तमाम हम बात करेंगे। फ़िलहाल छोटे से ब्रेक पे आप जा रहे हैं। आपसे ये दरख्वास्त है, आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्पेशली कोविड के बाद इस पर क्या असर पड़ा है, और हम बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। जनाब वैसे तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी थी जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से लोगों में है, लेकिन नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो अभी तक डॉक्टर्स के पास नहीं गए और यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी बेचैनी, इसी परेशानी में गुजारी। कोविड के बाद ये ट्रिगर हुई और ट्रिगर होने के बाद ये सरफेस पे आई और लोगों ने इसको ब्राउज़ करना शुरू किया, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू की और ये पता चला कि कुछ चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती जितना हम लेते हैं। तो हमने सोचा, हमारी टीम ने प्लान किया कि हम क्यों नहीं ये टॉपिक आपके पास लेकर आएँ और उन लोगों को बताएं जो बेचारे इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान है। तो फिर हमने एक बेहतरीन पैनल को यहाँ पे बिठाया है। पहले हमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा ज़ैनब खान, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आगा खान हेल्थ सर्विसेज एंड विजिटिंग फैकल्टी एट इकरा यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस टू सी यू, थैंक यू। और जनाब इसके साथ साथ एक मेरे बड़े पुराने दोस्त निकल आए, आज मैंने उनको देखा, मैं भी सरप्राइज़ हो गया और दिल से खुशी हुई माशाल्लाह, जिनका नाम है अली मुर्तज़ा लाखानी। मेंटल हेल्थ कोच हैं, ये काम करते हैं OCD में भी इनका काफ़ी एक इंफॉर्मेशन है, लोगों को हेल्प करते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। सेम हियर, लवली टू सी यू। माशाल्लाह। हाँ, कैसा जा रहा है आजकल काम कोविड के बाद? अगर मैं अली से स्टार्ट करता हूँ, पहले तो लोगों को सफाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फिर कोविड आया, कोविड ने ये सफाई का कॉन्सेप्ट दिया कि बार बार हाथ धो। अब ये बार बार हाथ धो और OCD उसमें भी बार बार हाथ धोए, तो ये क्या कॉन्सेप्ट्स बने हैं आजकल, क्या इसमें बात हो रही है? अच्छा, OCD को पहले तो अगर आप ओवरऑल जनरली भी देखें, कोविड से पहले भी ये 4th नंबर पे आती है जो सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस जो डायग्नोज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी फोबिया, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, एंड दिस इज़ द 4th थिंग दैट इज बीइंग डायग्नोज्ड, जो एक मैंने देखा है। अच्छा, एक ही हाथ धोने का बहुत हम OCD के साथ लगा देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझना कि OCD है क्या। ऑब्सेसिव हमारी खपती सोच, जो हमारी सोच होती है। कंपल्शन, जो उस सोच से हमको जो फीलिंग्स आती हैं, जो भी एंक्शस हम होते हैं, और उसके बाद जो हमारी कंपल्सिव बिहेवियर्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो डिसऑर्डर हो जाती है कि जब वो बिहेवियर हमको प्रॉब्लम देना शुरू हो गए हैं, वो ऑर्डर में नहीं डिसऑर्डर में हो रहे हैं। नॉर्मल हाथ धोना 2 दफ़ा इज़ ओके, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं 1 घंटे में बार बार बाथरूम जाके हाथ धो रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे अंदर कुछ
गंदगी या फिल्थ की फीलिंग आ रही है कि कुछ गंदा हुआ है। और सिर्फ हाथ धोना नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे OCD, जैसे हर चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए, या मुझे ऐसी थॉट्स आ रही है जो टैबू थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपका OCD के अंदर आ सकती हैं। ठीक। अच्छा ज़ैनब, इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, आप बताएं कि देयर आर वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ साफ़ सुथरा आदमी और OCD की तरफ ये रिपीटेड, क्या वार्निंग साइंस हैं उन लोगों के बारे में हम बात करें जिनको OCD होने वाली है या हुई है? क्या वार्निंग साइंस हैं जो कि वो खुद समझे, और अगर खुद ना समझ सके तो फैमिली मेम्बर्स तो उसको समझ सके? क्या नज़र आता है शुरू में? तो बेसिकली एक चीज़ को तो फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। एज अ क्लिनिशियन भी जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो बहुत बार वो बड़ा नॉर्मलाइज करके बता रहे होते हैं। बिल्कुल। दे टेल यू कि नो लाइक मुझे पाकी की सफाई की बहुत आदत है, मतलब दे आर प्रिटी नॉर्मल, लेकिन फैमिली को कुछ हो रहा होता है, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। तो प्रॉब्लमैटिक आपने कहा ना कि ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, हमें क्या चीज़ें ऐसी देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं इन द एनवायरनमेंट, जब फैमिली फॉर एग्जांपल पिक आउट करे कि दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक नाउ। सो DSM जो कि हमारा एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिस पे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की बेसिस पे किसी भी चीज़ को डायग्नोस करते हैं, किसी भी मेंटल कंडीशन को, वो बेसिकली 2 क्राइटेरियाज देता है कि एक वो डिस्ट्रेसिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, द डिस्ट्रेस का क्या मतलब है कि मतलब अब आपको ना उससे स्ट्रेस हो रही है, दैट्स मेंटली ऑक्यूपाइंग यू, आप उसमें कॉन्स्टेंटली इंगेज हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से एक तो डिस्ट्रेस हुआ, दूसरा इम्पेयरमेंट। ना इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है फंक्शनल लेवल पे, कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक ही लाइन को रीड करता रहता हूँ, मुझे लगता है मुझे सही से याद नहीं हो रहा है, एंड देन आई डू इट अगेन, तो इम्पेयरमेंट का एक एलिमेंट। या अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई, मुझे लगा नहीं ये साफ़ नहीं है, फिर मैं साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं साफ़ कर रही हूँ, इट टुक मी लॉन्गर दैन कि जो मैं शायद पहले करती थी, जैसे मैं आधा घंटा या 15-20 मिनट में एक चीज़ फिनिश कर देती थी, बट नॉट टेकिंग लॉन्गर देन दैट। तो एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट आपको होना शुरू हो जाए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, किसी भी तरह से, तो हम उसे कहते हैं कि नाउ दिस इज प्रॉब्लमैटिक, और वो फैमिली नोटिस करना शुरू कर देती है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना हम काउंट करते हैं, DSM-5 के थ्रू या यस? सो बेसिकली जब हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं उसको मेजर करने के लिए, तो उसमें टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट टाइम इज़ नॉट द ओनली कंडीशन जिस पे हम बोलें कि ये है। बट अगर मैं आपको एक मिसाल लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल OCD के बहुत सारे टाइप्स, इसमें क्लीनिंग टाइप बहुत कॉमन है, जैसे लोग समझते हैं शायद यही है, पकड़ में आ जाती है, इसमें पकड़ में आ जाती है। तो उसमें एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको शावर लेते हुए 20 मिनट्स लगते हैं, उसका ड्यूरेशन अगर 1 आवर पे चला गया, उसकी बेसलाइन बेसिकली वो मैटर करती है, जो बेसलाइन है कि वही एक्टिविटी जो मैं पहले करता था उसमें मुझे 20 मिनट्स लग रहे थे, 30 मिनट, नाउ इट्स लॉन्गर देन दैट। और वो मेरी एक रिचुअल की वजह से, प्राइमरीली एक रिचुअल, एक मेंटल एक रूल है जिसकी वजह से मैं वो कर रहा हूँ। सो हम बेसिकली इसको सिवियरिटी डिपेंड करती है कि कितना सिवियर है, उसके हिसाब से फिर टाइम टेकिंग उसका ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से। ओके, तो जनाब हमने देखा कि अली और ज़ैनब ने अपने हिसाब से बेसिक चीज़ें भी बताई हैं। देखिए अभी पूरा शो बाकी है और ब्रेक का टाइम आ गया है। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके किसी जानने वाले के साथ ये प्रॉब्लम हो कि वो बार बार वज़ू करता हो या बार बार नमाज में गलती महसूस होती हो, या तो फिर वो दरवाज़ों को चेक करे या गैस को चेक करे, या उसको दोबारा ऑब्सेशनल फोबियाज़ आ रहे हों, तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? अली, आपसे स्टार्ट करते हैं। OCD जो है ये ट्रिगर होती कैसे, किस तरीके से लोगों में बढ़ रही है, कुछ बताओगे? अच्छा, OCD का क्योंकि एंग्जाइटी से एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और एंग्जाइटी को देखा जाए तो इट्स अ फियर ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स मोर, ये आती है फ्यूचर से। बिल्कुल। एंग्शियस इज समथिंग कि आपको पता नहीं, उसके बारे में आप बेचैन हो रहे हो। ठीक है, अब जो भी हमारे बिहेवियर्स है, लेट्स सपोज अगर हमारा साफ़ सुथरा करने का बिहेवियर है तो वो फियर ऑफ मैं शायद गंदा हूँ, या मुझे अगर दरवाजे लॉक करने, या अवन फियर ऑफ सेफ्टी, कोई भी मेरा जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी फियर से स्टैम्प हो रहा है। बिल्कुल सही। ऑलराइट, तो वहाँ से वो ट्रिगर होती है। अब इसमें क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प इज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम आ रहे हैं इस बिहेवियर से, या हमारे जो फैमिली वाले वो देख रहे हैं, तो रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी प्रॉपर काउंसलिंग थेरेपी के ज़रिए इसको
ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ट्रिगर्स बाकायदा नज़र आ जाते हैं, अगर हम देखें तो पता चल जाता है कि ट्रिगर्स क्या है जिसकी वजह से ओसीडी। अच्छा ज़ैनब, बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि हम ओसीडी को सिर्फ समझते हैं कि हाथ धोने की हद तक है, और जब भी पकड़ में आती है। अब ऐसे भी तो पेशेंट हैं जिनको कुछ और होता होगा, आप एग्जाम्पल्स दें, या आपकी इतनी अच्छी काम आपने लंबा अरसे तक 10 साल तक किया है, कैसे कैसे पेशेंट्स आपने देखे हैं? बेसिकली ओसीडी के इस बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो सिर्फ क्लीनिनेस करेगा दैट इज़ ओसीडी। अब ओसीडी को डायग्नोस करने के लिए मैं डायग्नोसिस का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग इस कंफ्यूजन में आते हैं कि उन्होंने लाइक वेंट टू सीक हेल्प। तो डायग्नोस्टिक के लिए अगर हम देखें, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्लीनिंग ऑब्सेशन हो, ठीक है, या आपको सिर्फ सफाई और पाकी ना पाकी का ख्याल हो। आपने खुद जिक्र किया चेकिंग रीचेकिंग का, कि डोर्स चेक हो रहे हैं, ओवन मैंने टर्न ऑफ किया कि नहीं, बटन्स ऑन ऑफ किए कि नहीं। अच्छा, इसमें आते सिमेट्री, और सिमेट्री के बड़े ऑब्सेशंस हैं कि चीज़ें एक ख़ास लाइन में, जैसे आपने कुछ लोगों को सुना कि आई एम वेरी परफेक्शनिस्टिक, लोग बड़ा बोलते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक चीज़ यहाँ रखी है और अगर वो यूँ हुई हुई है तो मुझे बड़ी एंजाइटी होती है, फिर पूरे घर वालों पे डांट भी पड़ती है और टेंट्रम भी थ्रो होता है कि ये क्यों, मेरी चीज़ वहाँ क्यों नहीं है। सो बेसिकली मेंटल रिचुअल्स होते हैं उनके कि चीज़ों के ख़ास सिमेट्री में होना चाहिए, ख़ास एंगल में होना चाहिए, पर्दा है तो पर्दे को ऐसे होना चाहिए। अच्छा, मेंटल ऑब्सेशंस बहुत सारी हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को लगे कि वो एक ख़ास एंगल से देख रहा है, सो मे बी देयर इज़ अ माउस कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और वो मेंटली वो हालांकि कोई माउस इस रूम में नहीं है, आपने अच्छी तरह से चेक किया है, बट दैट्स एन ऑब्सेशन कि कुछ आ रहा है यहाँ से, सो आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, कि वो मैं उसके आने को रोकूं और वो मेरे पैर पे ना चढ़ के जाए। सो आई हैव बीन सीइंग अ केस जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली हम एक ऐसे माउस को एक्चुअली ट्रीट कर रहे थे जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर, और मैं आपको इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि कोई माउस फोबिया भी नहीं था इंटरेस्टिंगली। सो लोग एक्चुअली मैं स्पेशली जिस चीज़ को ब्रेक करना चाह रही कि इट्स नॉट ओनली क्लीनिंग, इट्स नॉट ओनली कि आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और आप ग्लव्स पहन रहे हैं और आप सीट को मेक श्योर कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स मोर देन दैट। जैसे देयर वाज अनदर पेशेंट दैट वाज सेइंग जो कि मेंटली इस चीज़ में था कि देयर आर लाइंस, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरी कुछ लाइंस है और वो मैं मेंटली उसको फॉर्म कर रहा हूँ और मुझे अर्ज होती है कि मैं लाइंस फॉर्म करना बंद कर दूँ। So what interesting is about OCD is that there is this obsession जिसके अंदर आपको एक इंट्रूजन का, एक फोर्स का एक एलिमेंट मिलता है, अनवांटेडनेस का, और आप इसे स्टॉप करना चाह रहे हैं, और जब स्टॉप करना चाहिए फिर आपको एंजाइटी होती है और फिर आप कुछ करते हैं, और फिर वो किसी भी चीज़ में हो, so that makes it OCD। क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से तो आपको कोई नहीं समझाएगा, तो आपने रिपीट में भी ये चीज़ देखनी है। अच्छा अली, आपके काम में कितने टाइप के OCDs आपने अभी तक देखी हैं, और थोड़ा सा बताओगे अपने तजुर्बे के मुताबिक? अब मैं मुझे अभी एक एग्जांपल याद आया कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। उनका इशू ये था कि वो कपल मेरे पास आया था, ठीक है, और वो वाइफ को ये फेयर था कि वो रात में कुछ काफ़ी दफ़ा उठती थी सिर्फ किचन में जाके चूल्हा देखने के लिए कि मैंने चूल्हा पता नहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी एक आपका जो वो होता है। दूसरा नमाज का जो है, ये मैंने अक्सर देखा है क्लेanलीनेस का, और ये वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वो भी एक चीज़ से स्ट्रगल करता है कि टेबल पे चीज़ें अरेंज होनी चाहिए, कि मैं अगर खाने के टेबल पे बैठा हुआ हूँ और मैंने अपनी प्लेट्स तो सही कर दी है, लेकिन अगर सामने वाले का भी कांटा चम्मच के इस तरफ रखा हुआ है तो मुझे ये नीड फील हो रही है कि मैं उठ के जाऊँगा और वो कांटा उठा के यहाँ रखूँगा, और जब तक नहीं रखूँगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें, हाँ सही बात है। अभी मैं इस्लामाबाद गया था क्लिनिक करने, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा यंग लड़का था, और बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन वो शदीद OCD का शिकार था। तो जब वो मेरे क्लिनिक में आया, तो जब उसे दरवाज़ा खोला तो वो एक बार अंदर आया और फिर एक बार बाहर गया, फिर दूसरी बार आया, फिर बाहर गया, 6 बार हुआ। तो मैंने बोला यस यू कैन कम इन, तो कहता सर आपने मेरी काउंटिंग ख़राब कर दी। और फिर वो दोबारा गया और दोबारा उसने तकरीबन एक बार यूँ करके, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि OCD अगर आपके घर में या किसी को क्या क्या हो सकता है। और बिलीव मी, वो 20 बार उसने जब यूँ करके आया और फिर वो सेटिस्फाइड हुआ है, और फिर रूम के अंदर आया। ये जो सेटिस्फेक्शन की बात की ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल, जब आप ट्रीटमेंट में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली आपने सेटिस्फेक्शन वाले ट्रैप में नहीं आना, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज अ फीलिंग। तभी OCD के बारे में कहा जाता है इट्स नॉट अ थिंकिंग डिसऑर्डर, इट्स अ फीलिंग डिसऑर्डर। तो आप उस ट्रैप में बेसिकली आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि डॉक्टर वजाहत यही मेरा मसला है। अब क्योंकि हम सारा हमारा ये टीम है, साइकोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, साइकेट्री में,
लेकिन आप सोचें कि अगर कोई शख्स नॉर्मल लोगों के बीच में ये काम करेगा तो उसको बुरा भला भी सुनने को मिलता है, वो हर जगह लेट होगा, हर जगह पे उसको धुतकारना मिलता है, अजीब व गरीब किस्म की बातें, किसी ने कुछ करा दिया है, कोई जादू हो गया है। तो बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसको मामूली मेडिसिन दी और 3 सेशंस किए और उसके अंदर कुछ इंसाइट डेवलप हुई। तो OCD इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमने समझा हुआ है, पूरी ज़िंदगी ले डूबता है ये। ओह यस। तो अभी हम मज़ीद बात करेंगे, अपने अपने तजुर्बात भी शेयर करेंगे। अच्छा, एक और मैं यहाँ सवाल करता हूँ, अब किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है, अब एक और मैं आप दोनों को छेड़ना शुरू करूंगा एक या किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इन दोनों का फ़र्क कैसे पता चलेगा? ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई वाज वेटिंग फॉर इट एक्चुअली। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे लोग OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कंफ्यूज करते हैं विद OCD। एग्जैक्ट। ठीक है, अब वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें ऑब्सेशन एंड कंपल्जन आप कॉमन देखते हैं, बट उसमें क्या है कि वो एक ट्रेट लेवल पे आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक ऑर्डर है, एक, और वो ऐसे नहीं कोई एक सडन ऑनसेट हो गया या एक ग्रेजुअल ऑनसेट उसका हुआ है, वो आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ है कि वो आप हर चीज़ में ऑर्डर देखते हैं, आपके मेंटल रिचुअल्स होते हैं, राइट एंड रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी में बहुत होता है, इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करते हैं। OCD में एक स्पेसिफिक टाइप होगी, वो पूरी लाइफ के ऊपर नहीं आपको मिलेगा। ओके, अभी मजबूरी ये आई है कि मुझे ब्रेक का पीछे से कहा जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगी दोबारा। अभी बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि या आपको शख्सियत का प्रॉब्लम है या पर्सनैलिटी है और रिचुअल्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बाद, या आपको डिसऑर्डर है। इन दोनों का वाज़ेह फ़र्क क्या है, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर बात करेंगे। जनाब, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर ओवर टू ज़ैनब जी। बेसिकली हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर से कैसे फ़र्क करें। जिन लोगों के अंदर आपको एक ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी में परफेक्शनिज्म मिले, रिजिडिटी पर्सनैलिटी में, ज़रूरी नहीं OCD एक ख़ास एरिया में, जो OCD का पेशेंट हो एक ख़ास एरिया में उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी, बट जो पर्सनैलिटी वाला होगा वो ऐसा होगा कि लाइक टाइम पे पहुंचना, उसको इरिटेबिलिटी भी होगी, उसका मूड भी ख़राब होगा, उसको चीज़ें एक ख़ास ऑर्डर में एक ख़ास परफेक्शन के साथ चाहिए, ख़ास कलर्स पहनेगा एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन OCD के इस तरह की वो एक ख़ास चीज़ होगी, वो एक टाइप की ऑब्सेशन होगी या मल्टीपल टाइप्स की ऑब्सेशन, उसके हिसाब से कंपल्जन होगी। बिल्कुल, उसमें ऐड मैं ये भी कर दूं कि उसकी कंपल्जन भी होगी किसी हद तक, लेकिन उसकी डिसफंक्शनैलिटी नहीं आ रही होगी, वो अपनी ज़िंदगी को चला ही रहा होगा। हाँ। आज से पहले 20-25 साल 40 साल पहले ये बड़ा कॉमन था कि हमारे दादा अब्बा 6:30 पे चाय पीते थे और इसी सोफे पे बैठ के वो चाय पीते थे, अगर सोफा नहीं होता तो चाय नहीं पीते थे। exactly. और वो चीज़ें बड़ी हिट थी एक ज़माने में कि हम बड़े काम के लोग थे, टाइम फौजी स्टाइल। हाँ। अभी वो चीज़ें थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई हैं, लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ये आपको आगे ख़राब करता है। अच्छा अली, आप मुझे बताओ कि क्या OCD का कोई ताल्लुक एज से भी है? आपने देखा है कि कम एज में ज़्यादा है या ज़्यादा एज में? मैं बिल्कुल, लेकिन छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। अभी आपने एक बात बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन। ये लोग ये समझते हैं कि ऐसा कोई बिहेवियर है तो कोई जादू टोना हो गया है, ये हाँ। हमारे यहाँ पे देखा गया, उसमें फिर वो लोग ले जाके उसके साथ पता नहीं किस किस्म की ज़्यादतियाँ बांध देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये हमको एक अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये जादू टोना नहीं है, ये हमारे बिहेवियर्स है ऐसे, exactly. प्रोफेशनल के पास ले जाना बहुत ज़रूरी। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर डायग्नोसिस ही गलत हो गई तो ट्रीटमेंट का तो बेड़ा गर्क होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो जी प्लीज़ अपनी। हाँ, और दूसरा एज में ये होता है कि देखिए ये बचपन में भी देखी जाती है, स्पेशली बचपन में 2 एजेस कहते हैं जहाँ ये ज़्यादा ट्रिगर होती है, जब बच्चे उस एज में आ रहे होते हैं जहाँ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, जैसे लेट्स सपोज 12-13 साल का बच्चा है, अचानक से उस पर स्कूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है, चीज़ें मैनेज करने की, वो एक ट्रांजिशन स्टेज जो होता है, तो वहाँ पे ट्रिगर हो सकती है आपकी OCD। फिर आप जब थोड़े से अपने 24-25 के एज में होते हैं, जब और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटेंसिटी हो जाती है, वहाँ ट्रिगर हो सकती है। अच्छा, ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है कि ये पैदाइशी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बाय बर्थ होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बाय बर्थ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आगे जाके ट्रिगर हो सकती है अगेन। सो देयर 2 डिफरेंट। लेकिन जेनेटिकली तो ये हो सकती है, क्या कहते हैं? ओके, जेनेटिकली आप वल्नरेबल हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल, और ये स्टडीज़ इस तरह की हैं कि अगर आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, पेरेंट में, दादा दादी, नाना नानी, खाला चाचा, ये जो रिलेटिव्स हैं,
अगर में से किसी एक को OCD है, there's a high chance कि वो आपके अंदर आपके बच्चों में भी हो सकता है या उस फैमिली में से, but not necessarily. Genetic component is there. उसमें फिर हम डायथीसिस मॉडल एक बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेस और एनवायरनमेंट, ये दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद जेनेटिक्स। ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मैं प्रोन हूँ, बस ज़रूरी नहीं कि मैं डेवलप करूँ, लेकिन मेरा भाई जो कि वो भी जेनेटिकली प्रोन है लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस हैंडल उससे नहीं हो रहा और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बढ़ गए, उससे स्टडीज़ में हो रही है, प्यूबर्टी जैसे उन्होंने जिक्र किया, प्यूबर्टी के प्रेशर्स आ गए, तो वो टाइम होता है कि फिर आपके सडन ऑनसेट या वो ग्रेजुअली बिल्ट होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअल ऑनसेट शुरू हो जाता है। बहुत सही बात बोली है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही जीन के दो बच्चे एक दूसरे कंट्री में रह रहा हो और एक दूसरे कंट्री में, और एक को बिल्कुल भी कुछ ना हो, और जो दूसरा है उसको प्रेशर्स हों, उसको हैंडलिंग ना आती हो, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत वीक हों, तो वो शायद OCD का शिकार हो सकता है। हालांकि दूसरे बच्चे में भी जीन में था, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि उसको कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होंगे। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना खानदानी ऐसे, तो वो बड़ा एक टैबू है। हाँ, बहुत टैबू है, बेसिकली जज कर रहे हैं, ये जज हो गया। तो प्लीज़ किसी को देख के ये खानदान पे ना बोलें और दूसरे खानदान को बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक के जरूर देखें। अभी हम बात करेंगे, आई थिंक इनफ हो गया कि हमने OCD की डिफाइन कर लिया विद एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे, और कुछ मिथ्स हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें आए हैं, वो आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग बस यही कहें हम यूँ गए और यूँ आए। जनाब, तो अब हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में। मैं अपनी ओपिनियन आखिरी में दूंगा एज अ मेडिकल डॉक्टर। पहले हम बात करते हैं थेरेपिस्ट के साथ। अब OCD है, आदमी फंसा हुआ है, डिसफंक्शनैलिटी है, घर में सबसे परेशान है, ट्रीटमेंट में आना है उसको, आप क्या रिकमेंड करती हो? सो यूजुअली देयर आर स्टडीज़ जो कि पहले बिलीव किया जाता है कि सिर्फ मेडिकेशन से हेल्प होती है, बट जैसे जैसे एडवांस रिसर्च होती गई तो फिर ऐसे मॉड्स आए, उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लस थेरेपी। अच्छा ठीक है। फिर और स्टडीज़ आए, उन्होंने बोला कि अच्छा CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो फर्स्ट चॉइस ऑफ रिकमेंडेशन यही होती है कि आप इस थेरेपी के साथ जाएं। अब ऐसी स्टडीज़ भी जो कहते हैं अलोन विद CBT, स्पेशली एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस टेक्निक्स एक्सरसाइजेस के साथ आप उसे टोटली क्योर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि सारी जिंदगी तो आपने बोल दी है, लेकिन आप लोगों को किस तरह समझाएंगे? ओके, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन सादे अल्फाजों में यह है कि मुझे OCD में क्या है, आप ट्रिगर, आपको एंजाइटी होती है, जैसे बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको एंजाइटी बहुत होती है और आप अपने ऑब्सेशन के जो ट्रिगर है, जो सिचुएशन, आप उससे भागते हैं। ठीक है। तो इसमें आपने अपने एक्सपोजर, जो आपका खौफ है, जो मेन फियर है, आप उसे फेस करते हैं राइट इन द आई, आप उसे डरना बंद कर देते हैं, और फिर जो आपके अंदर वो ऑब्सेशन ट्रिगर होता है वो आपको रिस्पांस की तरफ, यानी कि कोई कंपल्जन परफॉर्म करने की तरफ लेके जाता है, और आप वो कंपल्जन परफॉर्म नहीं करते हैं थ्रू सर्टेन टेक्निक्स। सो बेसिकली मिसाल के तौर पे अगर मुझे सफाई का है, ठीक है, अगर मैं बाथरूम गई और फिर मेरा एक 3 घंटे का रिचुअल है कि 3 घंटे में बाथरूम से नहीं आ सकती, ठीक है, तो ERP क्या करेगा कि वो आपको सिचुएशन, आपको OCD के पेशेंट सिर्फ हमेशा बहुत क्लीन नहीं मिलेंगे, कभी कभी इनके बहुत गंदे नेल्स होंगे, बहुत अनक्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। सो तो वो क्या होता है कि आप इस सिचुएशन में जाते हैं एंड देन यू कम आउट ऑफ इट। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स। मिथ्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले मिथ पे बात करते हैं। आपसे मैं शुरू करूंगा। मिथ नंबर 1 ये है कि ये सिर्फ सफाई, सुथराई, पाकी और नापाकी की हद तक। नो, नॉट एट ऑल। ट्राइकोटिलोमेनिया जैसे हेयर पुलिंग, बाल खींचना, अपने नेल बाइटिंग। ट्राइकोटिलोमेनिया होता क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया हेयर पुलिंग, यानी कि बाल खींचना, अपने अर्ज फील होना और आप पुश्ड फील करते हैं कि आपने बाल खींचे हैं, और इससे क्या होता है, स्कैल्प पूरा खाली हो सकता है, स्किन के सारे बाल कर सकते हैं। सो दैट्स वन टाइप। उस तरह होल्ड करना, चीज़ें जमा करना, बहुत सारे लोग होते हैं चीज़ें नहीं फेंकते, उनके पास बहुत सारा, उनके पास स्टोर में अननेसेसरी स्टफ होता है। ओके, होल्डिंग इज अ टाइप ऑफ चीज़ें जमा करना घर में भी, ये एक किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है। हम कभी बात करेंगे होल्डिंग सिंड्रोम पे। अच्छा अली, आप एंजाइटी की बड़ी बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि एक मैसेज है कि मुझे हर वक्त स्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से मुझे OCD होती है, तो क्या स्ट्रेस का डायरेक्ट ताल्लुक OCD से या कुछ और? आप देखिए, इन वे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो देखना होता है, क्योंकि अक्सर लोग स्ट्रेस की, एंजाइटी को स्ट्रेस बोल देते हैं। ये भी सही है। सही है ना, तो वो बहुत देखना ज़रूरी है कि वो किस पर्टिकुलर स्ट्रेस के हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस
can trigger, but depending on what kind of stress he's talking about. ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे हमें आया है कि OCD का ताल्लुक क्या सिर्फ बचपन से ही होता है या नौजवानी में भी हो जाता है? अब आप इसके बारे में क्या कहते हो? नौजवानी में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि OCD आपको ट्रिगर कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता तो मतलब अगर बचपन में बच्चा ठीक था तो इसका ये नहीं है कि उसको जवानी में या बलूगत की उम्र में भी ना हो? हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। वैक्सीन वेन कर सकता है, वैक्सीन वेन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक आपसे मैं बात करूंगा ज़ैनब कि OCD को सही करने के लिए सिर्फ हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या जवाब आप देंगे? Of course not, इलाज इज़ अ मस्ट। आप अनट्रीटेड छोड़ देंगे वो और एक्सट्रीम हो जाएगा और इम्पेयरिंग हो जाएगा। OCD इज़ नॉट अ ट्रीटेबल कंडीशन। नहीं, इट इज़ लाइक उसके बिल्कुल ट्रीटमेंट्स है। CBT जैसे बोला इज़ वन ऑफ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज। कितना टाइम लगता होगा किसी को फंक्शनल होने में OCD के साथ साथ? आई डोंट फील कि कोई ऐसे टाइम लिमिट है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना इंटेंस इशू है। मैं अभी यहाँ पे बोल दूँ कि जी 8 सेशन या 10 सेशन है, सामने सुनने वाला वो चीज़ जहन में लेके आगे प्रोफेशनल के पास चले जाए, तो इट डिपेंड्स। हाँ, It depends, you know, at times क्या होता है 20 सेशन वैसे हम स्टैंडर्ड बता देते हैं कि इतने में 6 to 8 मंथ्स के अंदर अगर अच्छे से करें, बट फुली रिकवर की बात हो रही है यहाँ पे और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। सो जैसे उन्होंने कहा इट वेरीज, बट यू नो 10 to 15 सेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लाइक बस 50% में भी, और 60% टाइम्स जो है वो सिम्टम्स चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जिस तरह डायबिटीज़ है, आपको ब्लड सैंपल दिया, डायग्नोस्टिक का आपने लैब में भेजा, रिपोर्ट आ गई, पेशेंट ने देख लिया नंबर्स में। अब OCD की बात करें या हम अपनी साइकेट्रिक इलनेसेस की बात करें, अनफॉर्चुनेटली कुछ सेरोटोनिन की तो अभी तक कोई लैब टेस्ट आई नहीं है यहाँ पे। OCD का कोई रेटिंग स्केल, कोई ऐसी चीज़ आप कोई बता सकती हैं उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हो बट दे आर स्टिल थिंकिंग कि आई एम नॉट हैविंग OCD, तो आप उसको किस तरह बावर करा सकते हो? ओके, सो बेसिकली ये बड़ा एक डिलेमा है हमारे पास कि हमारे पास ब्लड टेस्ट नहीं है, हम CT स्कैन नहीं करा सकते, हम MRI नहीं करा सकते कि हाँ ये ब्रेन फ़र्क है फ्रॉम OCD एंड नॉन OCD। सो बेसिकली हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है एक प्रोफेशनल और आप उस पर रेट करते हैं। जैसे एक स्केल है येल ब्राउन स्केल, बड़ा अच्छा स्केल है वो, और वो प्रॉपरली आपको बता देगा कि आपका कितना सिवियर OCD है, आपको क्या चाहिए, रेटिंग्स वो बेसिकली बता देता है जो कि प्रोफेशनली एडमिनिस्टर होता है। ठीक है, एक रेटिंग स्केल है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, एंड दैट्स नॉट द ओनली स्केल, देयर आर सो मेनी अदर्स। बेसिकली हम येल ब्राउन ज़्यादा उसको पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली और ज़ैनब। यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसे शोज़ और ऐसे टॉपिक्स अगर हों तो हमारा पाकिस्तान जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा बेहतर हो, और वो जिस तरह अली ने कहा कि इधर उधर जाने के बजाय हम सही जगह पे जाएं और अपना इलाज कराएं तो साल 1.5 साल में शायद हम ठीक भी हो सकें। तो फिर दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोग को मैं मदू करूँगा दोबारा। 2 टॉपिक्स आज आप लोगों ने दे दिए हैं, एक आपने ट्रिकैटिलोमेनिया दे दिया और होर्डिंग सिंड्रोम दे दिया, तो फिर मदू करूँगा। और तो जनाब इजाज़त से पहले कुछ मैं अपनी भी तजुर्बे पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कुछ अर्से पहले एक फ़ीमेल मेरे पास आई जो कि जिसका हस्बैंड ये कहता था कि ये ना मेरे साथ रूम शेयर कर पाती है और ना ही ये मुझे कमरे में घुसने देती है जब तक मैं नहा धो के इसके हवाले से कमरे में ना हूँ। और जब सितम ये हुआ जब वो अपने नोट को धोना शुरू होकर सुखाने लगी, जब करेंसी को वो धोती थी और धोने के बाद सुखाती थी और वो फिर उसको अपने वॉलेट में रखती थी, तो वो एक फैमिली के लिए लम्हा फ़िक्रिया हुआ और इसकी वजह से दोनों के रिश्ते में बहुत बुरी तरह ख़राबी आई और आगे जाके वो लोग डिवोर्स की हद तक पहुँचे। लेकिन लकीली उन्हें पता चला कि ये एक बीमारी है और हस्बैंड ने स्टेप उठाया और स्टेप उठा के अपनी बीवी का इलाज कराना शुरू किया। बिलीव करें 6 महीने के अंदर वो दोबारा से हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि हस्बैंड को भी पता चल गया ये बीमारी है और वाइफ को भी पता चल गया कि ये बीमारी है और उसको किस हद तक रहना है। तो बिलीव मी, ये हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं और आपके साथ हम शेयर करते हैं। अगर आपके अतराफ़ में कोई ऐसा हो जिसके इंट्रूसिव थाट्स आ रहे हों और वो मुदाखलत करते हो उसकी ज़िंदगी में और वो उससे जान ना छुड़ाना पाता हो और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले आ रहे हों और वो ये कहता हो कि यार ये मेरी अपनी सोचें हैं और मैं इससे जान नहीं छुड़ा पाता, और इस क्राइटेरिया को फ़र्ज़ करें 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो मेरा ख्याल से आप खुद या वो शख्स खुद एक बार डॉक्टर के पास चला जाए। हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं डॉन पे, उसके अलावा हमारा पूरा सेटअप है, किसी के पास जाएं और ख़ामोशी से अपनी चीज़ों को शेयर करें। क्या पता वो शेयरिंग से आपके आने वाले टाइम में आपकी बचत हो जाए।
तो जनाब इसी के साथ अब हम अपने शो पे इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह अगले इतवार को 11 बजे डॉन न्यूज़ पे दोबारा एक बहुत ही कारामद टॉपिक लेकर आएंगे, जिस पे मैं श्योरिटी देता हूं कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जब तक के लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी पूरी टीम को खुदा हाफिज़।